दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर तथा बाद में वीडियो के अपलोड होने के बाद भी जो हमारे व्यूअर इसमें शामिल होते हैं, उन सबों को रजनीश तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। पिछले लगभग 8-9 दिनों से हम लोग इतिहास का एक मैराथन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और वह था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य को हम लोग एक एक टॉपिक वाइज जो है डिटेल्स तैयार किए। आज हमारा विषय है भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसको हम लोग कहते हैं। यह चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले हम लोग इसकी चर्चा करें। तो जब आप आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 3 कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, तो आधुनिक भारत के भी सेक्शन में इस चैप्टर से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी यह एक चैप्टर है, संवैधानिक विकास। और जब भी संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग पहले संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, वहां भी इस प्रश्न के आने की संभावना है। जब हम मेंस में जाते हैं एग्जाम देने, मुख्य परीक्षा, तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आईएएस के जीएस पेपर 1 में भी इसके आने की संभावना है। और जीएस पेपर 2 के अंदर जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था, उसके अंदर भी ये आ सकता है। तो इस चैप्टर का महत्व 2 जगह है। इसको पढ़ने से आज आप मॉडर्न इंडिया के भी एक चैप्टर को पढ़ लिए समझिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आप उसका एक चैप्टर पढ़े ही। आगे बढ़ने के पहले ये संवैधानिक विकास तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और एक इतिहास का छात्र होने के नाते मेरा दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि अंग्रेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेवलपमेंट के लिए आधार बना है। क्योंकि जब हम मेंस पढ़ते हैं तो मेंस में पेपर 2 में एक नया टॉपिक आता है, सबसे पहले ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ये होता है पहला चैप्टर। आज के हमारे संविधान के अंदर जिन चीजों को हम देखें, तो चूंकि उस समय राजतंत्र था तो 100% तो मैच नहीं करेगा। तो वैसा मैच तो क्या कहते हैं, अंग्रेज वाले में भी नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं था। लेकिन हम जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैच कराने की प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐतिहासिक आधार भी है। ऐतिहासिक आधार के अंदर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत के अंदर का वह कौन से चैप्टर का एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान के अंतर्गत जो प्रशासन वाला पार्ट है, उसका वह आधार है। वैसे तो आज अपने को संवैधानिक विकास पढ़ाना है, लेकिन वैसे तो यदि वैदिक काल को भी ले लिया जाए ना, तो वहां से भी समझाया जा सकता है कि देखिए ये हमारे प्रशासन का, जैसे आज राष्ट्रपति तो राजा हो गया उस समय, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है, तो वहां भी रत्नीन होता था। चूंकि उस समय मंत्री और पदाधिकारियों के बीच कोई फर्क नहीं महसूस होता था, क्योंकि इतना प्रशासन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इसलिए वह रत्नीन डुअल भूमिका में था। मंत्री की भी भूमिका में था और राजा से आदेश लेकर के उसको इंप्लीमेंट भी करता था।
तो परोक्ष रूप से तो हर एक चैप्टर हमारा इतिहास का जो प्रशासन है वह हमारे संविधान के लिए एक ऐतिहासिक आधार प्रदान करता है। लेकिन मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत में यह आधार है सबसे बड़ा आज के संविधान के प्रशासनिक चैप्टर को यदि हम देखें। दूसरा, जब आप गुप्त प्रशासन पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आधार वहां से भी मिलता है। वैसे तो मैं क्या कह रहा हूं, सभी चैप्टर का प्रशासन हमको आधार देता है, लेकिन मुख्यतः और जब आप राजपूत काल पढ़ते हैं तो राजपूतों का प्रशासन, ये तीन प्रशासन जो है ये कई मायनों में वर्तमान प्रशासन का जो है रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग ये तीन जो है मेंस में आपको पढ़ाएंगे कि ये कैसे वर्तमान प्रशासन का आधार है। दूसरा पार्ट है मध्यकाल। तो मध्यकाल में सुल्तान निरंकुश था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में भी जो उनके मंत्री थे वो दोहरी भूमिका में थे कि पॉलिसी मेकिंग में भी थे और सुल्तान के आदेश को वो पालन भी करते थे, दोनों ही भूमिका में थे। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दूसरा मुगल प्रशासन और तीसरा शिवाजी का प्रशासन। अगर हम ये तीन चीज को मध्यकाल में देखें तो ये हमारा ऐतिहासिक आधार बनता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दिए, उसके बाद अपने पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। और जब जब पंचायती राज की बात आएगी तब चोल स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से इसका आधार निकलेगा। तो ये पार्ट आपको पहले जब मेंस पढ़ाएंगे तब वहां एक एक करके डील करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के किसी भी सिलेबस में ये टॉपिक नहीं आता है। दूसरा, प्रीलिम्स के समय कोरिलेट करके प्रश्न भी नहीं बनाया जा सकता है मेंस के जैसा। तो ये आप जो है इतिहास के दौरान पढ़ते ही हैं, इसीलिए प्रीलिम्स में मैनेज हो जाता है। अब हम लोग जरा देखें कि मॉडर्न इंडिया में जो संवैधानिक विकास हुआ, उस संवैधानिक विकास के चरण क्या है। ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़िएगा तो उसको कितने स्टेज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग लगाएंगे, पहले चार्ट बना के आपको यहाँ पे हम दिखा दें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, फिर एक एक को उठा करके आपको पढ़ाएंगे। तो पहले क्या देखेंगे, स्टेजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास के चरण। तो भारत में अंग्रेजों के आने से लेकर के जाने तक 4 चरण है, और उनके जाने के बाद जो हम संविधान का निर्माण किए वो हमारा 5वां चरण है। तो भारत में संवैधानिक विकास 5 चरणों में हमें पढ़ना चाहिए। पहला चरण जो आपको पढ़ाएंगे उसका क्या कहते हैं, हेडिंग क्या होगा। तो पहला चरण है अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेज जो भारत यहां पे आए उस दौरान जो है, आने का मतलब कि 1600 से उनका प्रयास जो है 1765 के बीच जो था वो अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे थे। अगर इस बीच में उनसे एक भी गलती हो जाती, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इतिहास में, या हमारे राजाओं के द्वारा यहाँ के अगर एक भी क्या कहते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन ले लिया जाता, कि आपस में अगर सब मान लीजिए जुड़कर ही एक होकर के उनके खिलाफ खड़े हो जाते, तो शायद उनको यहां से जाना पड़ जाता। हमारे राजाओं के द्वारा यदि शासकों के द्वारा क्या कहते हैं मॉडर्न एम्यूनिटीज का प्रयोग किया जाता, या नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए वेपन्स का भी अगर हम खोज किए होते, तो शायद उनको इस बीच में जाना पड़ता है।
या हमारा राजा अच्छा डिप्लोमेट भी, डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया होता तो इनको यहां से जाना पड़ जाता। तो ये था पहला फेज। इस फेज में कंपनी को ब्रिटेन से जो सुविधा मिलेगा उसको हमको इसके अंदर पढ़ना है और उस सुविधा को कोरिलेट करेंगे कि आज जो है क्या हमारे प्रशासन में वो दिखता है। उसके बाद सेकेंड फेज में ब्रिटेन का भारत पर जो है स्थापना हो गया। कब? तो बक्सर के युद्ध के बाद ये साबित हो गया कि अब जो है इनको यहां से निकालना इस राजनीतिक परिस्थिति में संभव नहीं है। तो सेकंड फेज है अपना ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1765 से 1857 के बीच का संवैधानिक विकास। बल्कि यहां विद्रोह नहीं रखेंगे, 1858 में अगला एक्ट आएगा तो अपने एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं 1858 का। अब 1858 में क्या हुआ? तो कंपनी का शासन अंत हो गया। तो कंपनी का जो शासन अंत हो गया तो ये फेज है 1858 से 1919 के बीच जो है भारत पर ब्रिटेन, अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या क्या काम किया। और उसके बाद हमारे यहां जब राष्ट्रीयता का उदय हुआ तो एक ही बार में तो आजादी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वशासन, होम रूल जिसको कहते हैं, स्वशासन का जो आरंभ हुआ ये था 1919 से 1947 का फेज। और चौथा जो नंबर है हमारा, पांचवा, वो है संविधान का निर्माण। इस फेज में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। 1947 से लेकर के 1950 संविधान बन रहा है, वह भी विकास ही एक तरह का। तो ये हमारा 5 चरणों में यह चैप्टर पूरा होगा। पहला चरण अंग्रेजों का भारत में आगमन, वह 1600 से 1765 के बीच। दूसरा चरण ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1858 के बीच। तीसरा चरण कंपनी का शासन तो अंत हो गया, लेकिन ब्रिटेन अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए यहां पर क्या क्या लेकर के आया, तो 1858 से 1919। और उसके बाद धीरे धीरे हमको स्वशासन देना शुरू किया 1919 के एक्ट से, तो 1919 से 1947 तक, और उसके बाद हम लोग स्वयं संविधान बनाए, वो हो गया हमारा 5वां चरण। अब अंग्रेजों का भारत आगमन के बीच में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो 1600 का चार्टर पढ़ेंगे और वहीं पर देखेंगे चार्टर और एक्ट में क्या अंतर होता है। तो 1600 का चार्टर पढ़ेंगे। इसके बाद इस दौरान दो ही है, 1726 का हम लोग चार्टर पढ़ेंगे। ये दो चार्टर हम लोग इस बीच में देखेंगे कि कंपनी को इससे क्या सुविधा दिया, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा क्या क्या सुविधा दिया गया। अब जैसे ही ब्रिटेन बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू करेगा, जब लगने लगेगा ब्रिटेन को कि ये पकड़ मजबूत बना रहा है, तो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कुछ न कुछ जो है वहां से एक्ट पारित होगा। तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट पारित हुआ है, लेकिन हम लोग हो गए एक्ट उससे रेगुलेट, क्योंकि कंपनी का अपने ऊपर शासन था। कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन उस व्यवस्था से भारत भी तो प्रभावित होगा, इसलिए जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, ये हम लोग पढ़ेंगे। एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे संवैधानिक विकास, वो नहीं कि YouTube पर प्रचार के जैसे लोग जो है 2-4 पॉइंट पढ़ा के निकल गए, अब बाद में नीचे जोड़ देंगे कि मेरा ऐप ज्वाइन करो, क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास जो करो।
आप मेरे से जुड़े हैं तो जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो डिटेल्स ही पढ़ाएंगे, या नहीं तो मना कर देंगे कि नहीं ये चैप्टर यूट्यूब पे संभव नहीं है, आप हमसे क्लास में जुड़िए। लेकिन आएंगे तब कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद हमारे यहां आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद क्लास में याद करने का तरीका बताते हैं कि चार्टर एक्ट 1793 को ध्यान रखना है, और उसमें कह दिया गया था कि हर 20 साल में एक चार्टर आएगा। तो फिर अपने आप समझ लेना है कि 1813 में एक चार्टर आएगा। उसके बाद अपने आप समझ लेना है कि 1833 में एक चार्टर आएगा। उसके बाद अपने आप समझ लेना है कि 1853 में एक चार्टर आएगा, और उसके बाद आता तो 73 में 1857 हो गया, जिसके कारण कंपनी के शासन का ही अंत हो गया। इसीलिए ये अंतिम चार्टर 1853 है। तो इस बीच में आपको हम ये पढ़ाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। पहले इतना सा लिख लीजिए, मैं फिर से बोल जाता हूं ताकि आगे बढ़ेंगे तो ये एक आध दो को मिटाना भी पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले लिखिए संवैधानिक विकास के चरण। संवैधानिक विकास के चरण, चलिए हो गया। इसको बांटिए 5 भागों में। कॉपी टेढ़ा करना पड़े तो टेढ़ा कर लीजिएगा, और सीधा में हो जाए तो सीधा भी कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। पहला लिखिए अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765। अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से 1858। 1765 से 1858, 1858। तीसरा, कंपनी का शासन अंत 1858 से 1919, 1919। स्वशासन का आरंभ 1919 से 1947 और संविधान का निर्माण 1947 से 1950। क्लियर हो गया? अब इस अंग्रेजों का भारत आगमन में लिखिए 1600 का चार्टर, उसके नीचे 1600 का चार्टर, चार्टर ऑफ 1600। 1726 का चार्टर, चार्टर ऑफ 1726। जब यहां पे आएंगे एक्सप्लेन करने तब बताएंगे चार्टर क्या होता है। 1726 का चार्टर। अब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1853 कंप्लीट हो गया। अब
कंपनी के शासन का अंत होने के लिए विक्टोरिया घोषणा ऐतिहासिक चीज था। वो तो हमको फुसलाने के लिए जो जो कहना था उनको कह दिए। असली तो उनका चरित्र खुलेगा जब वो भारत सरकार अधिनियम, अब ये देखिए भारत पर ब्रिटेन का पार्लियामेंट शासन करने लगा, इसीलिए अब वहां के पार्लियामेंट से एक्ट पास होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये जो है 1858 में जब पारित होगा तो हम लोग यहां से जो है हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी जगेगी। इसके बाद कि भाई विक्टोरिया जी तो लंबा चौड़ा भाषण दे दी कि ब्रिटेन की प्रजा के समान भारत की प्रजा है, सभी भारत की प्रजा ब्रिटेन की प्रजा है, जाति धर्म नस्ल लिंग के आधार पे रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फिर इसमें हमको क्यों नहीं लिया? वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को क्यों नहीं लिए? तो यहां से जो है हमको लगने लगेगा कि ये कंपनी और पार्लियामेंट के शासन में कोई फर्क नहीं है, ये हमको आज भी बाइफरकेट ही करके रखना चाहता है। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पर पहली बार हमारे जो नरम दल के नेता थे, उदारवादी चरण जिसको कहते हैं, पहली बार भारतीयों के लिए एक संविधान का मांग किए थे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे यहां आया मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। ये 3 एक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो कंपनी का शासन अंत फिर से रिपीट कर देते हैं, 1858 से 1919, पहला भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अब स्वशासन का जब आरंभ होगा तो यहां पर हमको एक बार फिर एक एक्ट मिला, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग कहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये हम लोग जब आएंगे तब इसको डिटेल्स, यहां केवल नाम ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हिंद धारो जिसको आप गुजराती में बोलते हैं। उसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, ये हम लोग संविधान के हिसाब से पढ़ेंगे। यहां पर ये हम लोग जो है क्या कहते हैं, इतिहास के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। 1942 क्रिप्स मिशन के बाद जो है यहां पे आता है वेवेल योजना, वेवेल प्लान। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये 1943 होगा, और ये इतिहास के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे संविधान के हिसाब से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, ये हमारा क्या कहते हैं 1947 तक। अब 1947 में यहां पे आएगा माउंटबेटन प्लान, और इसके बाद आएगा भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चार्ट में ध्यान रखना है कि इसके बाद यहां से हमारा संविधान का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा दूसरा चैप्टर। इतने बड़े चैप्टर को हम लोगों को आज पढ़ना है। एक बार इसको दोहरा देते हैं फिर से। देखिए, संवैधानिक विकास हमारा 5 चरणों से गुजरा है। पहला चरण है अंग्रेजों का भारत आगमन, जो 1600 से 1765 के बीच था, जिसमें 2 चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा दिया गया। पहला चार्टर था 1600 का और दूसरा चार्टर था 1726 का। इसके बाद जब पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हो गई, क्योंकि उत्तर भारत उसके नियंत्रण में आ गया, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष। प्रत्यक्ष में बंगाल, अब परोक्ष में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और हमारा मुगल बादशाह थोड़े समय के लिए। तो उस समय जो है कंपनी को रेगुलेट, अभी सब कारण पढ़ेंगे कि एक्ट क्यों आया। तो रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1786 और उसके बाद 4 चार्टर आया। चार्टर एक्ट 1793, क्योंकि उसमें लिखा था कि हर 20 साल पर एक बार चार्टर आएगा, तो 1803 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर और 1873 में आना चाहिए था, लेकिन पहले ही जो है हमारे यहाँ हम लोग भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी उसको कहते हैं, 1857 का हमारा जो है आंदोलन चला, जिसके कारण कंपनी के शासन का अंत हो गया। और 1858 से 1919 तक हम 3 एक्ट जो है पास किए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, इससे जो है ब्रिटेन को मजबूत किया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। और यहां से हमारे स्वशासन का आरंभ होता है, होम रूल जिसको कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ होम रूल। पहले हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें पहली बार थोड़ा सा हमको स्वशासन मिला। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद वेबल प्लान 1943 और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। और अंत में कहेंगे 5वां चरण है संविधान का निर्माण। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान के निर्माण के जगह पर हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया। यहीं पर हम लोग सोचेंगे कि संविधान के निर्माण में जब कोई पूछे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, इतना लंबा समय लगने के पीछे क्या कारण था, ये मेंस में जब पूछे तो देखिए, पहला कारण तो यही था कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान तो बन गया, संविधान सभा की स्थापना तो हो गई, लेकिन वह संविधान सभा अभी ऑपरेट ही करती कि इतने में माउंटबेटन प्लान आ गया कि भाई अब जो है 15 अगस्त के बाद 2 अलग अलग संविधान सभा अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाएंगे। तो ये बताइए कि उसके बाद तो इसके रीस्ट्रक्चर में समय लग गया ना, और तब फिर हम जाकर के 1947 से संविधान बनाना शुरू किए हैं। एक रीजन आपको बताए, ऐसे आपको आगे के चैप्टर में कम से कम 8-10 कारण बताएंगे कि क्यों संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। इतना टाइम तो पहले ही माइनस कर लीजिए कि ये तो हमारा संक्रमण के काल में चला गया। अब आइए, माउंटबेटन योजना के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 1947, जिसमें संविधान सभा को विधायिका संबंधी जो है अधिकार दे दिया गया कि वो कोई भी जो है नियम नया बना सकती है, पुराने नियमों को बदल सकती है, और इस प्रकार और साथ साथ वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जो संविधान बनाना चाहे वो बना सकती है। ये था हमारा संवैधानिक विकास का के चरण का एक चार्ट। अब हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल्स। अब
पहला हेडिंग दीजिए, संविधान के विकास का प्रथम चरण। संविधान के विकास का प्रथम चरण, और उसके पास लिखिए भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 से 1765। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1600 का चार्टर ऑफ 1600। अब आगे बढ़ने के पहले एक 2 मिनट का इंफॉर्मेशन है। कल क्लास के बाद जहां तक हमको याद था, जो नाम हम मोबाइल में रखे थे उनका हमने अपने क्लास के ऑफलाइन क्लास के लड़कों के लिए 2 ग्रुप हमने बना दिया है, मटेरियल ग्रुप। अभी तक उसमें नहीं डाले हैं मटेरियल, क्योंकि व्हाट्सएप है, एक बार मटेरियल डाल देंगे उसके बाद किसी को जोड़ेंगे तो उसको नहीं दिखेगा। ग्रुप बना दिए हैं, बुक्स के कुछ पार्ट्स उसमें डाल रहे हैं अपने प्रकाशन के किताब का, कि देखिए इस तरह से आगे आपको डालते रहेंगे। अखबार जो है 5-6 डाले हैं आज का, इस तरह से आपको सर्विस उसमें मिलेगा। तो उसके बावजूद अगर किन्हीं का छूट रहा हो, शाम तक जितने लोग हमको भेजे, हम उसमें से यथासंभव, इंसान है 1-2 हो सकता है कहीं मिस हो गया हो आपके व्हाट्सएप भेजने के बावजूद, तो क्लास के बाद फिर उसको हम जोड़ देंगे। एक बार फिर से वो अगर किसी का छूट गया हो तो हमको रिमाइंड करा दीजिएगा। लेकिन यथासंभव बॉयज और गर्ल्स का 2 ग्रुप अलग बना दिए हैं। मटेरियल उसी में आपको मिलेगा। दूसरा, हमें थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होगा ना तो मैं अपने विद्यार्थी के सामने स्वीकार कर लेता हूं कि मेरा विद्यार्थी कुछ जो है वो शायद लाइव क्लास में नहीं आ रहा है, और खास करके मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद का विकास बैच का लड़का वो नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइव चैट में आप अपना नाम, ब्रांच का नाम और बैच का नाम लिखना छोड़ दिए थे। आपकी गलती नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूं, ये हम ही लोगों ने आपको जो है वो मैसेज डाला था। तो मैसेज में ये था कि आप अपना नाम और ये जो लिखते हैं तो नाम लिखिए और कुछ सर के बारे में कुछ लिखिए, ये था उसमें, या क्लास मैंने के लिखिए, आप गुड इवनिंग सर ही कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन नाम लिखने के लिए आपको कहे थे। तो वो जो पिछले 3-4 दिनों में जिनका नाम नहीं था उसके अंदर, उसको हम लोग शामिल नहीं किए थे शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप में। इसीलिए आप में से कई लोग जो भेजते थे उसको हम पहले लाइव चैट में मिलाते थे। तो आज से उस दिक्कत से बचने के लिए कोई भी तरह का मैसेज आए, अपना नाम जरूर रोज एक बार, अटेंडेंस है वो आपका, आप उसमें जरूर डालिएगा। ब्रांच बैच नंबर डाल दीजिए तो चलेगा। फिर से मैं ही कह रहा हूं आपको, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, गलती स्वीकार कर लेने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। हो सकता है हम जो है आपके सर हैं, 20 तरह का काम होता है, कई बार तात्कालिक परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ता है। तो आज से आप लाइव चैट में जिनका नाम आएगा तो मैं हर 2-3-4 दिन पर ये रिव्यू करते रहूंगा, और उसमें जो है अगर आपका नाम नहीं आया तो हम उस मटेरियल ग्रुप से आपको बाहर निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मौका दिए, हमसे गलती हुई थी, हम स्वीकार किए, अब आप अपनी गलती दोबारा सुधार लीजिए, सर के गलती पर जो आप गलती किए। और ऑफलाइन के जो बच्चे नहीं हैं हमारे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको मटेरियल तो हम तभी दे पाएंगे, आज से रिलीज करेंगे मटेरियल, वो अपना नाम और वो जो बताते हैं, और जो हमें बताते गए उनको हम एक जो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें आपको डालते गए हैं। तो अभी भी अगर किन्हीं को छूट रहा हो तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर 6355391928 पर आप जो है हमें भेज देंगे अपना नाम, शहर का नाम और स्टेट का नाम, तो हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। आज से मेरे ऑफलाइन छात्र अपना नाम, बैच नंबर और ये लिखिएगा। जिसका नहीं आएगा तो फिर हो सकता है कि उनको 5-7 दिन में रिव्यू करें हम। सबसे ज्यादा नहीं आया था अहमदाबाद के ही हमारे विकास बैच के बच्चों का, तो हमें थोड़ी सी अंदर से घबराहट होने लगी कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। व्यू आता है 500, लेकिन हमारे क्लास के बच्चे का, ऑफलाइन के बच्चे का क्यों नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, आज से नामकरण संस्कार ऐसे समझना है वैदिक काल का, तो अपना नाम जरूर लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़े। 1600 का चार्टर। सबसे पहले चार्टर क्या है और चार्टर और एक्ट में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले जारी कौन करता है, यहीं से एक अंतर समझ में आ जाए। चार्टर कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा जारी होता है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा, इसीलिए ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो है ये चार्टर जारी होता है। और एक्ट जो है वो विधायिका के द्वारा जारी होता है, प्रधान नहीं होता है, यहां विधायिका के द्वारा जारी होता है। सबसे पहला क्लियर हो गया है कि चार्टर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा जारी होता है और एक्ट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या अंतर हुआ कि यहां पर दूसरा अंतर कि चार्टर में बहुमत की अवहेलना की जाती है। वो एक आदमी जो हमारा कार्यपालिका प्रधान है वो किसी को एक अपना आदेश दे देता है, ठीक है। और एक्ट में बहुमत का सम्मान किया जाता है कि जब तक उस हाउस के साधारण बहुमत से मिनिमम अगर नहीं पास हो जाए तो उसको हम एक्ट की संज्ञा नहीं दे सकते। ये दो हो गया। तीसरा, अब अंतर नहीं, जरा ध्यान रखिएगा, यहां डैश दे देते हैं। चार्टर को कहा जाता है लेटर पेटेंट, लेटर्स पेटेंट, हिंदी में भी यही होता है। यानी यह एक पेटेंट लेटर है, माने यही व्यक्ति इसको लिख सकता है, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल में अंग्रेजी में प्रयोग होता है, लेटर्स पेटेंट है। तो लेटर्स पेटेंट का मतलब हुआ कि पेटेंट यानी उसमें कोई सुधारा नहीं हो सकता है। जिस चीज को आप पेटेंट करा लिए अब वो आपका है। तो अगर कोई जो है कार्यपालिका का प्रधान कोई चार्टर जारी कर दिया तो अब कोई नया ही चार्टर जारी होगा, उस चार्टर में सुधारा वधारा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट नहीं होता है। लेकिन एक्ट में अमेंडमेंट होता है। जैसे आज हम CAA कहते हैं, यह एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। यानी जो पहले का एक्ट था उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, सुधारा किया है। ये चार्टर और एक्ट के अंदर सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। तो चार्टर की प्रथा को जब कंपनी के शासन का अंत होगा तो पार्लियामेंट को लग जाएगा कि कंपनी हमको बाईपास करके राजा को अनावश्यक प्रलोभन दे करके कि हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, भारत से हम इतना कमा के आए हैं, और उससे जो है एक लेटर ले लेता था और ये लोग पार्लियामेंट को बाईपास कर जाता था। इसलिए जो है वहां का संसद कहा कि अब आगे चार्टर जारी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, चार्टर नॉर्मली किसको जारी किया जाता था।
तो कोई व्यापारिक संस्था को जारी किया जाता था, किसी विश्वविद्यालय को जारी, इंस्टीट्यूशंस को किया जाता था, कोई नगर पालिका को जारी किया जाता था। और एक्ट जनता के लिए भी आ सकता है, संस्था के लिए भी आ सकता है। अब तो हमें लगता है कि इतना सा तो अभी के लिए काफी है जो आप चार्टर और एक्ट में फर्क समझे। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे कि जब आप चार्टर राजा का काट लेंगे और हम लोग अपना संविधान बनाने की बात करेंगे, तो हम राष्ट्रपति के पास से तो चार्टर काट लिए और कोई अचानक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा। इसीलिए हम वहां पे ऑर्डिनेंस डाले कि राष्ट्रपति अगर संसद नहीं चल रहा है तो चार्टर जारी कर सकता है, बट चार्टर नहीं होगा, वह एक ऑर्डिनेंस होगा जिसको कि पार्लियामेंट में पास कराना होगा। चार्टर को पार्लियामेंट में पास कराने की आवश्यकता नहीं थी, वो सम्राट अपने आप बाहर जो है वह उसका एक विशेषाधिकार था। हम राष्ट्रपति के इस विशेषाधिकार से सहमत नहीं थे, इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने चार्टर के जगह पर क्या लेकर के आए, गुजराती में वट हुकम, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1600 का चार्टर हम लोग समझते हैं। क्या हुआ कि ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह एक कंपनी बनाया। 1600 में क्यों बनाया? तो ये कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा से, कि जब वास्को डी गामा भारत आया था, इंग्लैंड पे नहीं जाना है, यूरोपीय व्यापारी। इसीलिए कहते हैं कि इस चैप्टर को इतिहास के बिना जाने आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जब वो वास्को डी गामा यहां से, मैंने एक एग्जांपल कि 1 लाख का माल लेकर के वहां से आया और यहां से जब लेकर के गया तो उस व्यापार के टर्नओवर में उसको 60 गुना फायदा हुआ, 60 लाख रुपया उसको फायदा हुआ अगर 1 लाख का माल लेके आया। अब जरा बताइए, तो इसके बाद क्या हुआ? यही वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी है कि यही जो कॉमर्शियलाइजेशन यूरोप में बढ़ा, वाणिज्यीकरण, वही जो है नए नए व्यापारिक, नए नए भौगोलिक खोज किए। कोई भारत की ओर निकला, कोई जो है ब्राजील की ओर निकला। तो सेंट कोलंबस कहा कि चलते हैं हम अमेरिका खोज लेंगे। तो क्या देख रहे हैं, ये जो उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ उसमें एक भूमिका इसका भी है कि जब ये लोग इतनी लंबी लंबी यात्रा करते थे और उसके पीछे था क्रूसेड, धर्म युद्ध, कि जब ईसाई और मुस्लिम के बीच युद्ध हुआ और उसमें मुस्लिम जीत गया तो इनका रास्ता ही स्थल मार्ग से बंद हो गया। अब वो यूरोप से कैसे इंडिया आते व्यापार करने, तो वो लोग एक नए मार्ग खोजे, लेकिन उससे उनको लाभ मिला। तो जब लाभ मिला तो धीरे धीरे वास्को डी गामा को देख करके पुर्तगाली को, उसका ही रिलेटिव है ना अंग्रेज, दोनों में वैवाहिक संबंध है, तो फिर अंग्रेज के भी कुछ व्यापारी लोग इधर आए, सिंगल, अभी कंपनी नहीं बनाए थे। वो भी जब वापस लौटे तो महारानी को कई गिफ्ट दिए। तो उन व्यापारियों के समूह को लगा कि हम एक अपना कंपनी बना लेते हैं, लेकिन कंपनी तो हम बना लेंगे, तो मेरे सामने इंग्लैंड में कोई दूसरी कंपनी खड़ी हो गई और अगर वह भी मेरे साथ भारत पहुंच गया और भारत में आकर के यहां से सामान ले जाकर के इंग्लैंड में बेचने लगा, तो हम ही दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाएगी। हमेशा दिमाग में रखना है कि अंग्रेज आया, अंग्रेज आया, अंग्रेज आया, भाई एक कंपनी आई उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी 5 कंपनी यहां क्यों नहीं आई? उसके यहां भी तो रिलायंस, टाटा, बिरला, कई तरह की कंपनियां उस समय होंगी, उनमें से एक ही भारत क्यों आया? क्योंकि महारानी का यह चार्टर बाकी कंपनियों को, अंग्रेज इंग्लैंड की बाकी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने से रोकती थी। इंग्लैंड के, ब्रिटेन के अन्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर दूसरे लोग पूर्वी देशों के साथ, भारत ही नहीं, क्यों नहीं हम पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी चीन चली गई, ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी इंडोनेशिया चली गई? क्योंकि यह चार्टर उनको रोकता था। ये केवल और केवल उस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को,
पूर्वी देशों के साथ मोनोपोली दिया कि तुम ही व्यापार करोगे। और यहीं से समस्या शुरू होगा। ये जड़ इसलिए समझना है कि यहीं से समस्या शुरू होगा, जो उनको रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ेगा इन कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? अब इस बात को लिखिए, पहला पॉइंट। 31 दिसंबर 1600 को ईस्वी को इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंग्लैंड के एक व्यापारियों के समूह को, एक मिनट, ब्रिटेन के एक व्यापारियों के समूह को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ ब्रैकेट में लिख लेना है भारत, मलक्का, उसमें देश नहीं था अस्तित्व में, श्याम, थाईलैंड को श्याम कहते थे, इत्यादि पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। तो क्या याद रखना है, जो क्रक्स बिंदु है वही बोर्ड पे लिखे हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने व्यापारियों के एक समूह को चार्टर के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ भारत, मलक्का, श्याम इत्यादि व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। शब्द आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि अगर आप क्लास 3 का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अगर यह प्रश्न पूछेगा तो देखिए कैसे पूछेगा। कहेगा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह नाम ही ले लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार निम्न में से किस चार्टर के द्वारा दिया था। ए 1600 का चार्टर, क्लास 3 में 1726 नहीं देगा, बी 1793 का चार्टर, सी 1813 का चार्टर, डी 1833 का चार्टर, या इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल सवाल। चलिए इस एक लाइन से देखिए, लड़का क्वेश्चन के पीछे भागता है, पहले थ्योरी पढ़िए। इस एक लाइन से देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1600 के चार्टर के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहां व्यापारियों का समूह नहीं कहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। हम देखिए तो जिलेबी के तरह घुमा घुमा के एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आज का लड़का क्वेश्चन पेपर के पीछे भागता है, इसीलिए परीक्षा में परफॉर्म नहीं हो पाता है। चलिए इसी को देखिए, आपको जो है घुमा देते हैं तीसरा क्वेश्चन। 1600 चार्टर के अनुसार, ईस्वी के चार्टर के अनुसार, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटेन के या ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए निम्न में से किस देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। अब इतना क्लोज नहीं जाएंगे। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी भारत। ये जो है आपको ऐसे बनाने हैं। आप सिर्फ एक ही लाइन पढ़ रहे हैं लेकिन मन ही मन अति प्रसन्न है, 4 क्वेश्चन बना लिए। और ऐसे क्या लगेगा, अरे तो सर एक लाइन पढ़ाए हैं। समझ में आ गया। अब जब इतिहास पढ़ाने आएंगे, आप तो जानते हैं कि मेरे ऑफलाइन छात्र हों या YouTube के हमारे सब्सक्राइबर हों, इतिहास और संविधान ये दोनों हम अपने YouTube और
क्लास में मैं ही पढ़ाता हूं। रजनीश सिंह तोमर मेरा नाम है। 20 साल से मैं पूरा इतिहास और पूरा संविधान, और ऑफलाइन के क्लास के लड़के को तो और भी बहुत कुछ पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में बोलना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे कई उस विषय के और भी मित्र लोग हैं जो पढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि इतिहास के आदमी कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, तो बाकी और विषय के का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये दो हम 20 साल से पैरेलल पढ़ाते हैं और हर दिन क्लास में यही बोलते हैं कि भाई हम तुमको बाकी टीचर के जैसा कह ही नहीं सकते हैं कि ये इतिहास में पढ़ लेना। अगर हम खाली संविधान पढ़ाएं तो कह देंगे ये पाठ इतिहास वाला टीचर पढ़ा देगा ना। अब पता चला इतिहास वाला आया और बोला अच्छा ये तो संविधान वाला का चैप्टर है जी, तो वो पढ़ा देगा। पता चला आप लटक गए, दोनों में से कोई नहीं पढ़ाया। तो मैं आपको आज यदि कुछ कहूं तो वो हमको मॉडर्न इंडिया में फिर से करना पड़ेगा। अब वहां आपको कहानी बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कैसे पड़ा। यहां अपना काम संविधान पढ़ने का है। लेवांट कंपनी उसका नाम था और वो लेवांट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे बदला, और वही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ था ब्रिटेन का, जिसके कारण हमको जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। आज इसको छोड़ दीजिए, आज केवल अगला लाइन लिख लीजिए कि अंग्रेज व्यापारियों का यह दल, लिखिए अंग्रेज व्यापारियों का यह दल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। जाना जाने लगा। अब देखिए, आप जानते हैं जिसको आज हम लोग संविधान ना बोल के बायलॉज बोल देते हैं। कोई भी आप कंपनी बनाएंगे या एलएलपी बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म, या आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जाएंगे, तो एक तो कंपनी एक्ट पहले से है कि भाई उसके अंदर ही बनाना है, लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उस एक्ट के अंदर उसमें अपना एक बायलॉज बनाएंगे। मान लीजिए कंपनी एक्ट कह दे कि भाई, कहता तो 2 ही आदमी है, लेकिन एक एग्जांपल की कंपनी एक्ट में इतना ही लिखा हो कि 7 आदमी मिलकर एक कंपनी बनाएगा, एक एग्जांपल। अब उसमें यह नहीं लिखा हो अगर कि 3 आदमी के होने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग माना जाएगा, कि 4 के, तो वो तो आपको अपने बायलॉज में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, सीएमडी जो बनेगा कंपनी का, तो मैनेजिंग चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका होना जरूरी है, ये तो उसमें नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको कहते हैं बायलॉज कंपनी का, और नहीं तो कहते हैं कंपनी का संविधान। उसका अपना नहीं कहते, इस पार्टी का अपना संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही इसी चार्टर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान के बारे में लिखा हुआ था। तो अगर कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान का वर्णन कहां मिलता है, तो 1600 के चार्टर में मिलता है। लिखिए इस चीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान इस चार्टर में ही था। और जब भी कंपनी बनेगा तो उसकी एक पूंजी होगी। तो स्थापना के समय इस कंपनी की पूंजी थी 30,133 पाउंड। बहुत हो गया 1600 ईस्वी के हिसाब से। खाली न 5 साल नहीं, 10 साल में भी धन अगर बैंक दूना करके देना, इसका गिनती नहीं कर पाइएगा 1600 से लेके आज तक। और कंपनी के भागीदार जो थे टोटल 217 थे उस समय। लिखिए इस बात को, स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी, तथा इसके कुल 217 भागीदार थे।
देखिए, अब ये 217 लोग कार्यपालिका में तो हो नहीं सकते हैं। जैसे 545 लोग सांसद हैं और राज्यसभा में 245, तो ये दोनों मिलकर के उसमें से मंत्री बनाते हैं और एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो कंपनी के ये 217 भागीदार इकट्ठे होते थे और एक साल के लिए एक गवर्नर बनाते थे कंपनी का और 24 मेंबर बनाते थे। ये मिलकर के कंपनी का एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता था, ठीक है। और हर सदस्य यानी 24 कमिटियां थी कंपनी में। कोई आवक देखने की कमेटी, कोई जावक देखने की कमेटी, कोई मेंटेनेंस कमेटी, कोई प्रोडक्शन कमेटी, उसके ये अध्यक्ष होते थे। लिखिए इस बात को, कंपनी के संपूर्ण सदस्य मिलकर, कंपनी के संपूर्ण सदस्य मिलकर एक गवर्नर और 24 व्यक्तियों का निर्वाचन करते थे। और 24 व्यक्तियों का निर्वाचन करते थे। फिर लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक समिति के रूप में काम करता था, एक समिति के रूप में काम करता था और व्यापार का संपूर्ण प्रशासन और नियंत्रण इन्हीं 25 व्यक्तियों के हाथ में था। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि चलिए ये गवर्नर तो हेड हो गया, इसके नीचे जो 24 लोग हुआ करते थे वो एक एक समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। यानी फिर इसके अंदर भी मेंबर होते थे। उन 217 में फिर को जो है मान लीजिए आय समिति के 4 सदस्य, उसके एक अध्यक्ष, एक्सपेंडिचर समिति के 4 सदस्य, एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके अध्यक्ष, मेंटेनेंस कमेटी के 4 सदस्य, उसके अध्यक्ष। इस प्रकार से 24 भागों में यह जो है कंपनी एक तरह से कमेटियों में बटा हुआ था। क्लियर हो गया? आगे चल करके इनको कहा जाने लगा संचालक, इस कमेटी का। ये इस कमेटी का संचालक और ये इस कमेटी का संचालक। संचालक का मतलब हुआ यहां पे डायरेक्टर। तो आगे चल करके डायरेक्टर का जन्म हुआ, ये संचालक कहलाए। लेकिन जरा समझिएगा, अब इनको छोड़कर अगर इनकी मीटिंग केवल बुलानी हो गवर्नर को, तो ये कहलाएंगे संचालक मंडल। यानी क्या कहलाएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बहुत सारे लोग आकर के यहां पे मीटिंग में बैठ गए। जब यह डायरेक्टर अपने कमेटी के साथ मीटिंग करेगा, यह अध्यक्ष होगा, यह कहेगा मैं हूं डायरेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन जब गवर्नर इन सभी डायरेक्टरों को बुला करके बात करेगा तो क्या कहा जाने लगेगा कि आज डायरेक्टर मंडलों की मीटिंग है, और वहीं से शब्द शुरू हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? लिखिए इस चीज को। बाद में यह समिति संचालक या डायरेक्टर्स कहलाने लगी
पूरी कमेटी को अब क्या कहिएगा, इसमें एस लगा दीजिएगा, डायरेक्टर्स कहलाने लगी, तथा इससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जन्म हुआ, तथा इससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जन्म हुआ। अब इनको अधिकार क्या क्या दिया गया, तो लिखेंगे गोला में, लेकिन उसके पहले लिखेंगे कंपनी और गवर्नर को प्राप्त अधिकार। कंपनी और गवर्नर को प्राप्त अधिकार। सबसे पहला अधिकार तो ये था कि किसी भी स्थान पर ये लोग एकत्रित होकर के विचार विमर्श कर सकते थे और उस पर निर्णय ले सकते थे। सरकार की अनुमति इसके लिए आवश्यक नहीं थी। लिखिए, वह किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर कंपनी के बारे में विचार विमर्श कर सकता था और आवश्यक निर्णय ले सकता था। दूसरा, कोई भी प्रकार का आज्ञा जारी करना हो तो वो कर सकता था। लिखिए, वे कंपनी के सुशासन के लिए गुड गवर्नेंस, वो कंपनी के गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए कानून बना सकते थे और आज्ञा, ऑर्डर एवं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे। तीसरा, अगर कोई कंपनी रूल के अगेंस्ट गया तो उनको अधिकार था कि वो उनको सजा दे सकते थे। तो लिखिए इस चीज को, वे अपनी विधियों का पालन कराने के लिए, वे अपनी विधियों का पालन कराने के लिए आवश्यक सजा दे सकते थे। आवश्यक सजा दे सकते थे। ये हो गया इस 1600 चार्टर के अंदर की बात। लेकिन कंपनी को लिमिटेशंस क्या दिया गया, सीमा। लिखिए सीमा, सीमा यही था कि इंग्लैंड की जो अपना जो लॉ है, जैसे आज के हैं कि संविधान, या इंग्लैंड का जो अपना परंपरा है, क्योंकि वहां का संविधान में परंपरा भी है, या अगर वो कोई तरह का संधि कर लेता है किसी के साथ, तो उससे बाहर जाकर के कोई नियम नहीं बनाना है। देख लीजिए सीमा में, वह ऐसा कोई विधि नहीं बना सकती थी जो इंग्लैंड की विधि, परंपरा, विधि मतलब लॉ, परंपरा के विपरीत हो। इतना आपको पढ़ाए आज 1600 का चार्टर। तो 1600 का चार्टर मूल रूप से क्या क्या आपको सिखाया, तो पहला सिखाया कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस चार्टर के माध्यम से, अब वो कहानी छोड़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया। दूसरा, इसी चार्टर में संविधान लिख दिया उस कंपनी का, और वो संविधान हम लोग उसके बाद पढ़े।
तो संविधान क्या लिखा? तो सबसे पहले बताया कि कंपनी की पूंजी कितनी है और कंपनी के भागीदार कितने हैं। यानी अब कोई नया भागीदार जुड़ेगा तो पता चल जाएगा सरकार को कि इसमें कौन और जुड़ा है, पैसा कौन दे रहा है। 217 भागीदार प्रत्येक वर्ष इकट्ठा होंगे, एक डायरेक्टर, एक गवर्नर और 24 व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे और हर व्यक्ति एक कमेटी का अध्यक्ष होगा। धीरे धीरे क्या हो गया, उस कमेटी को कहा जाने लगा डायरेक्टर्स, बहुवचन, और सभी कमेटियों को मिला के कह दिए अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इतने लोग आ गए उसमें। उसके अलावा गवर्नर को क्या क्या अधिकार दिए और कंपनी को, तो कहे वो किसी भी स्थान पर इकट्ठा होकर के कंपनी के लिए अपना कोई नियम कानून बना सकती है। दूसरा क्या कहे, कोई निर्णय ले सकती है। दूसरा क्या कहे कि वह जो है कंपनी के सुशासन के लिए उचित नियम बना सकती है। और तीसरा कहे कि अगर कोई उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए वो जो है उसको सजा दे सकता है। और उसके ऊपर एक ही लिमिटेशन डाले कि भाई आप इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध जाकर के, से बाहर जाकर के कोई भी कानून नहीं बनाए। ये था आपका फर्स्ट के अंदर 1600 का चैप्टर। अब अगर ध्यान दीजिएगा, संविधान के हिसाब से पढ़ा जाए तो सीधा हम कहते हैं कि सेकंड नंबर लिखे ना 1726 का चैप्टर। कैसे कह दें, 15, एक बार दिमाग में हमेशा घुमाने का क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये हमेशा ध्यान रखना है। वेयर भी, कहां। तो बताइए कि 1600 में कंपनी को 15 साल के लिए दिया गया था व्यापारिक एकाधिकार, तो 15 साल बाद क्या हुआ? ये डायरेक्ट 126 साल बाद कोई नया नियम आएगा? कम से कम वो 15 साल के चार्टर पर अगर कोई नया मतलब कि आदेश नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि 15 साल बाद कोई दूसरी कंपनी भारत आ जाती है। 1615 के बाद हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के साथ साथ अकबर समाप्त हो चुके हैं 1605 ईस्वी। अब जहांगीर का शासन चल रहा है 1627 तक। जहांगीर के काल में अंग्रेज व्यापारी पुर्तगाली से नहीं लड़ रहे होते कि हमको व्यापार करने दीजिए भारत में, या पुर्तगाली व्यापारी अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं कर रहे होते। अंग्रेज के 4 व्यापारी आकर के अलग अलग कंपनी जहांगीर से मांग रहे होते व्यापारिक एकाधिकार कि हमको यहाँ व्यापारिक सुविधा दीजिए, क्लियर, या शाहजहां के काल में मांग रहे होते। औरंगजेब या हमारे बाद के शासकों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही नहीं लड़ना पड़ता, कोई और कंपनी भी होती अंग्रेजों की जिसके साथ अपने को लड़ना पड़ता। तो कुछ तो हुआ है 1615 के बीच में। तो जरा हम लोग पहले इसमें स्मॉल ए लगा करके 1609 से 1726 में क्या हुआ जरा इसको जान लें, तब अपने को पता चलेगा 1726 में क्या बारे में। तो लिखिए 1609 से 1726 का काम। सबसे पहले ये लोग महारानी को गिफ्ट दे दे करके इतना जो है टैक्स भी देता था इधर क्या कहते हैं सरकार को, और महारानी को गिफ्ट दे करके इतना प्लीज कर दिया, खुश कर दिया कि 1609 ईस्वी में हम उस चार्टर को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो एक लाइन का चार्टर था। कहा 15 वर्ष के स्थान पर उसको अस्थायी कर दिया। कहा कि पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल तक के लिए, यानी जब तक अगला चार्टर नहीं आए या नया एक्ट नहीं आ जाए जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो आगे बढ़ेंगे, तब तक क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी। इसलिए 1609 से लेकर के आप जो देखे टिल 1857 हम एक ही कंपनी को यहां पर देखे। बीच में हालांकि बताएंगे चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार इनका समाप्त किया था संसद, लेकिन बाद में ये क्या किया, जो नई कंपनी वहां खड़ी हुई थी उसको अपने में मिला लिया और फिर से एक ही कंपनी यहां पे रहा। ये चीज पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। वहां प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुका था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मर्ज कर लिया अपने में। तो चलिए इस लाइन को पहले पॉइंट में लिखिए। 1609 ईस्वी के राजलेख के द्वारा
कंपनी को दिया गया 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी को दिया गया 15 वर्ष के व्यापारिक एकाधिकार को स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। अब आइए 1661 में क्या नया हुआ है। 1661 का मतलब है भारत में औरंगजेब का आगमन। 55 से ही है, लेकिन औरंगजेब का आगमन। और दक्षिण भारत, मध्य भारत में धीरे धीरे, मतलब महाराष्ट्र में शिवाजी का उदय। अभी हम बहुत मजबूत हैं, तो छोटा छोटा कॉलोनी जो बनाएंगे, जैसे सूरत में कोई फैक्ट्री बना लेंगे, तो फैक्ट्री कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, मतलब कुछ स्क्वायर किलोमीटर में होगा। बंबई में कुछ बना लेंगे, अभी तो हम व्यापार कर रहे हैं, राजा को तो खुशी खुशी ही है। क्या कहते हैं, कोलकाता में जो ले लेंगे कालीकाटा गांव वगैरह, गोविंदपुर बस्ती भाड़े पे, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी भी तरह के प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, तो कंपनी यहाँ पे हेल्पलेस हो जाएगा। उसको हमारे अगर क्या कहते हैं मुगल बादशाह के अंदर होगा, तो उनसे जाकर के अंदर के घटना का जो है प्रशासनिक निवारण करना होगा। अगर ये महाराष्ट्र में होगा तो वहां पर अपने मराठा शासन से करना पड़ेगा। इसीलिए 1661 में ये स्थिति आ गया कि ये जो इस तरह के फैक्ट्री उधर चीन में भी लगाना शुरू किया, तो ये जो कोठी बनाना शुरू किया, उस कोठी के अंदर साउथ अफ्रीका में तो उपनिवेश ही बसाने लगा, उसके अंदर का प्रशासन कौन संभालेगा। तो इसके अंदर के प्रशासन के लिए कहा कि कंपनी एक गवर्नर नियुक्त कर सकती है। देखिए कितना माइन्यूट है। पहले तो एक बस्ती के लिए गवर्नर नियुक्त हुआ, और जैसे ही हमारी केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, अलीवर्दी खां जैसे ही कमजोर होने लगा, वो गवर्नर ऐसे बढ़ते हुए, जैसे ही सिराजुद्दौला को खत्म करेंगे, बंगाल का एक गवर्नर, वो एक बस्ती का गवर्नर था। बंबई में छोटा सा जो उनका अपना फैक्ट्री था, उसका गवर्नर था। आज जैसे ही मराठे कमजोर होने लगेंगे, वो ऐसे बढ़ते हुए कहेगा कि अब ये बंबई राज्य का गवर्नर। एक छोटा सा मद्रास में फैक्ट्री खोले हुए है, उस फैक्ट्री के अंदर का प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर नियुक्त किया है 1661 के चार्टर के। वो धीरे धीरे हो जाएगा मद्रास में, जहां जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करेगा, क्योंकि अब वो सैनिक हो गया हमारे यहाँ, अब वो राजनीति करने लगा, वो वहां का प्रशासन वो देखने लगेगा। आप समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन तीनों गवर्नर में उसके बाद कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अभी तो इनके पास कोई राजनीतिक काम ही नहीं है, इनका तो काम है माल गिनना कि कितना खरीदे कितना बेचे, इसीलिए आपस में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब जब मान लीजिए कि आंग्ल मराठा युद्ध चलने लगेगा, आंग्ल मैसूर युद्ध चलने लगेगा, हालांकि उसमें कई घटना बाद का है, लेकिन सोचिएगा तो उसमें इस गवर्नर को इसके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ना। मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर से दोनों ईगो में होगा कि हम दोनों तो एक बराबर हैं, हम क्यों से सहायता मांगे। इसलिए इनको रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर खड़ा करेंगे गवर्नर जनरल, और कहेंगे वो तुम तीनों का हेड होगा, बॉस। समस्या आ गया, उसका नाम क्या कर दिए हम, बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये दोनों कई बार उसकी अवहेलना कर देगा कि आप हैं गवर्नर जनरल, बट आप बंगाल के हैं, भारत के थोड़े ही हैं। और जब कंपनी एक तरह से 2/3 भारत को अपने नियंत्रण में ले लेगा, तो कह देंगे हम 1833 के बाद कि भाई अब जो है ये भारत के गवर्नर जनरल हैं, और इसके नीचे जो है तीनों गवर्नर काम करेगा। बंगाल में गवर्नर नहीं होगा, दिल्ली वाला शासन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे शासन करेगा। क्लियर हो गया। 1661 को लिखिए, हमेशा दिमाग में क्यों घुमाइए कि 1609 के बाद ये 1661 में ये ऐसा क्यों आया।
क्योंकि छोटे छोटे व्यापारिक कोठी, व्यापारिक गोदाम बनाने लगे ये लोग। लिखिए 1661 के राजलेख के द्वारा, यहां राजलेख में इंग्लिश मीडियम वाले चार्टर लिखिएगा, 1661 के राजलेख के द्वारा कंपनी को यह अधिकार दिया गया, कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने प्रशासन के लिए वह अपने प्रशासन के लिए गवर्नर और अन्य अफसरों की नियुक्ति स्वयं कर सकती है और प्रत्येक बस्ती का गवर्नर उसके अंदर रहने वाले सभी लोगों के, क्योंकि उसमें तो अंग्रेज ही रह रहा है, और प्रत्येक बस्ती का गवर्नर उसके अंदर रहने वाले सभी लोगों के दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल सभी मामलों की सुनवाई ब्रिटिश कानून के अंतर्गत करेगी। अब आइए 1669 में क्या हुआ। तो 1669 में जब बंबई जो है इनके नियंत्रण में आ गया, तो फिर यहां के लिए स्पेशल कहना पड़ा सेम बात जो 1661 में आप पढ़े। लिखिए 1669 के चार्टर के द्वारा कंपनी को बंबई द्वीप और बंदरगाह 10 पौंड वार्षिक किराया पर सौंप दिया गया। पूरा बंबई शहर साल का 10 पौंड उनको किराया देना होता था, उनको सौंप दिया गया। 10 पौंड वार्षिक किराया पर सौंप दिया गया। और यहां के निवासियों के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया। अब जरा बताइए, अगर इतिहास के प्रश्न में ये पूछ दे, हम सब याद करके जाते हैं कि बंबई को 10 पौंड वार्षिक पर, पहले तो ऐसे पढ़ते हैं कि बंबई का द्वीप जो है वो पुर्तगालियों के अधिकार में था। जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ तो उसको दहेज के रूप में ये मिल गया। फिर पढ़ते हैं कि ब्रिटेन का राजा 10 पौंड वार्षिक पर ये दे दिया उनको पट्टे पर। लेकिन अगर पूछ दे अब कि यह किस चार्टर के द्वारा जारी किया गया, और 1600 का चार्टर और 1726 का चार्टर लिख के और 1669 का चार्टर भी लिख दे, यह भी चार्टर था। ये सब एक एक लाइन का चार्टर है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम तो आपको पूरा एक एक सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं। देखिए 1600 का चार्टर, 1609 का चार्टर, 1661 का चार्टर, 1669 का चार्टर। अब देखें 1677 में क्या हुआ। लिखिए तो 1677 में कंपनी को स्वयं का सिक्का चलाने का अधिकार दे दिया गया। स्वयं का सिक्का चलाने का अधिकार दे दिया गया। अब जरा इतिहास को याद करिए तो जल्दी समझ में आएगा। 1683 के चार्टर में क्या हुआ।
तो 1683 को याद करना है। यहां तक आते आते अब कंपनी राजनीति में हिस्सा लेने लगा, क्योंकि अब औरंगजेब भी अपने कहिए कि अस्त की ओर बढ़ने लगा। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद तो कंपनी खुलकर खेलने लगेगा, लेकिन अभी भी कंपनी परोक्ष रूप से तो खेल ही रहा है, क्योंकि बंगाल यहां पर अलीवर्दी खां के नियंत्रण में आ जाएगा। तो अब कंपनी चाह रहा है कि ब्रिटेन का सम्राट हमको यह अधिकार दे कि यहां के किसी राजा के साथ अगर हम युद्ध करें या संधि करें तो इसके लिए हमको ब्रिटेन के सम्राट से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। आदेश युद्ध और संधि, क्योंकि अब कंपनी युद्ध और संधि के मूड में आ गया। प्लस भारत में हमको सरकार, देखिए इसीलिए अब समझ में आएगा कि 1858 में क्यों कहे कि कंपनी के शासनकाल, कि भारत में हम सम्राट का प्रतिनिधि बन के शासन करें, हम रिप्रेजेंटेटिव बने, संसद तो वहीं रह जाएगा। ये दो चीज कंपनी को दिया गया 1683 के चार्टर में। तो लिखिए 1683 के चार्टर ने कंपनी को युद्ध एवं संधि की शक्ति प्रदान की, तथा सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का अधिकार दिया। और अब है 1686 का चार्टर, और तब पढ़ेंगे 1726 का चार्टर। अब यहां आते आते मद्रास पर कंपनी का फ्रांस के साथ संघर्ष शुरू हो गया, और दक्षिण भारत में स्थिति कमजोर होने लगी हमारे शासकों की, तो कंपनी को अब वहां पे राजनीति करने का अवसर मिलने लगा। तो 86 के चार्टर से, देख रहे हैं 83 से तो बंबई, 86 के चार्टर से उसको क्या कहते हैं, मद्रास पर जो है शासन करने का अधिकार मिल गया। लिखिए 1686 के चार्टर ने, इसके बाद भी कई चार्टर आया बट अब इंपॉर्टेंट नहीं है। 86 के चार्टर ने, क्योंकि देख रहे हैं 1726 इतना लंबा बिना चार्टर का नहीं रहेगा, लेकिन इतने चार्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण थे इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। लिखिए 1686 के चार्टर में चार्टर ने कंपनी को मद्रास में एक अदालत स्थापित करने का अधिकार दे दिया। एक अदालत स्थापित करने का अधिकार दे दिया। अब जरा समराइज करिएगा। 1600 के चार्टर में, अब एक एक लाइन पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, आप मिलाइएगा। 1600 के चार्टर में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक मोनोपोली दिया गया था। वन लाइनर बता रहे हैं, बाकी तो डिटेल्स पढ़ाएंगे। 1609 ईस्वी में के चार्टर ने कंपनी के उस 15 साल के व्यापारिक मोनोपोली को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1661 के चार्टर में कहा गया कि कंपनी जो जो क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं कॉलोनी बसाएगा, वहां का प्रशासन करने के लिए उसको एक गवर्नर और अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। तो 1600, 1609, 1611। इसके बाद 1661 में कहा गया कि कंपनी जो है, 1661 में ये कहा गया। अब 1669 में कहा गया कि बंबई द्वीप जो है वो 10 पाउंड वार्षिक जो है पर कंपनी को प्रशासन करने दे दिया गया, मतलब चलाने दे दिया गया। और 1677 में कहा कि अब आप सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। और 1677 में कहा कि आप सिक्का जारी करेंगे
और 1683 में कहा कि आप अब सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे, और 1686 में कहा कि आप अब मद्रास में एक क्या कहते हैं अदालत स्थापित कर लेंगे। ये था हमारा मेन सीक्वेंस 1600 से लेके 1726 के बीच का। आप पढ़ेंगे 1726 का चार्टर। हेडिंग दीजिए 1726 का चार्टर। अब जरा सोच करके देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है 1707 में, बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई, बल्कि ये फर्रुखसियर का काल चल रहा है। और अगर 1726 को देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला का काल चल रहा है। अब जरा बताइएगा कि रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला का काल आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में 3 प्रेसिडेंसी बना लिया। फर्रुखसियर से उसको काफी छूट छाट मिला था, तो प्रेसिडेंसी बना लिया। प्रेसिडेंसी का मतलब अब एक अच्छा खासा क्षेत्र में वो जो है शासन करने लगा। तो और यहां बंगाल में तो अलीवर्दी खां से खूब छूट लिया। ये 1726 चल रहा है। अलीवर्दी खां का पोता है सिराज, 1757 होगा। तो बंगाल में एक प्रेसिडेंसी, बंबई में एक प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब अब एक पूरा शहर उसके कब्जे में है और उसके आसपास का क्षेत्र, और मद्रास में एक प्रेसिडेंसी। तो अभी तक तो इसको शासन करने का अधिकार दिया गया था उसके इस छोटे छोटे गोदामों में जहां वो अपना फैक्ट्री लगाया था। अब तक के चार्टर, अब ये प्रेसिडेंसी के लिए तो नया चार्टर चाहिए, क्योंकि इसमें तो ये कहा गया था कि जो वो अपना फैक्ट्री बनाया है, जहां उसके लोग रहते हैं, जहां वह छोटा सा उपनिवेश स्थापित किया है, उसके अंदर का प्रशासन गवर्नर देखेगा। अब ये इतना बड़ा हो गया तो उसमें अब केवल अंग्रेज तो नहीं रहेगा। फैक्ट्री के अंदर दीवार बना करके आप केवल अंग्रेज को रखेंगे, बाहर से लेबर लाएंगे, काम करा के भेज देंगे। लेकिन अब जब वो फैलेगा, समझिए आज का पूरा कलकत्ता शहर या पूरा बंबई शहर अगर उसके अंदर आ गया तो उसमें तो फिर भारतीय भी रहने लगेगा। तो अब नया चार्टर चाहिए, उस प्रेसिडेंसी के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर कानून कौन बनाएगा। तो इसीलिए जो है ये बनाया, कहा कि इन प्रेसिडेंसियों में गवर्नर और उनका काउंसिल मिलकर के जो है, अब गवर्नर के साथ शासन करने के लिए परिषद बना दिया और कहा उनका काउंसिल मिलकर के अब यहाँ का जो है कानून बनाएगा। तो लिखिए इस चीज को, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसके परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्यों ये लिखा गया? क्योंकि अब तक जो ये कानून बनाते थे वो इंग्लैंड में जो बैठे हुए डायरेक्टर्स होते थे उनके अनुमति के बाद यहां कानून लगता था। उसका नतीजा ये होता था कि प्रॉब्लम आज है, कोई निर्णय लिया गवर्नर, ये जाके लौटने में 6 महीना लगेगा, तब तक नया प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए कहा कब इस तरह के छोटे मोटे कानून आप स्वयं बना लेंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, अब तक विधि बनाने की शक्ति, अब तक विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी।
तो आगे बढ़ने के पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आप 1600 से 1726 के बीच का सफर कानूनी दृष्टिकोण से, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो अभी औरंगजेब शिवाजी का युद्ध भी आता है इसमें, शाहजहां के काल में क्या हुआ ये भी पढ़ते, भारत के बारे में, जहांगीर, अकबर, लेकिन इतिहास अलग। संवैधानिक दृष्टि से जो है आप 1600 ईस्वी से लेकर के 1726 को समझने में सक्षम हुए। और इसके बाद के दूसरा चरण को अभी लाइन लिखाते हैं क्यों अलग किया गया। तो अब कंपनी शक्ति पा करके और भारत की जो है क्या कहते हैं छोटे छोटे राज्यों में बंट जाने के कारण भारत को अब ये कंपनी क्या होगा, बेलगाम हो जाएगा और हमारे राजाओं के साथ जो है कूटनीति करके एक को दूसरे से लड़वाएगा। धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि कंपनी को वास्तविक लाभ नहीं हो पा रहा है, भारत से लाभ हो रहा है लेकिन कंपनी को वास्तविक लाभ नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वहां का सरकार जो एक्सपेक्ट करके बैठा था कि कंपनी भारत में इतना पैसा कमा रहा है तो इंग्लैंड को इतना टैक्स देगा, वो मिल ही नहीं रहा। और कंपनी के पास पर्सनल पैसा इतना हो गया कि इसके जो अधिकारी लोग थे या इसके डायरेक्टर, वो वहां के सांसद तक को कुछ नहीं समझता था, कई बार उनको भरी सभा में बेइज्जत कर देता था। तो सांसदों के मन में था कि एक बार तुम लपेटे में आ जाओ। बस हुआ क्या कि कंपनी अपने अंदर ये इतना युद्ध करने में खोखला हो गया कि कंपनी ब्रिटेन के संसद से धन का मांग किया, बस गर्दन पकड़ा गया। पैकेज मांगे, कहा कि धन मिलेगा लेकिन उसके पहले तुमको रेगुलेट करेंगे और इसीलिए आएगा उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक बीच का आपको छोटा सा संवैधानिक कहानी सुनाएगा और इसलिए जो है हम इस बीच में इतना लंबा गैप पाते हैं और तब वहां से कंपनी को रेगुलेट करेगा कि भाई ऐसे आपको चलना होगा। फिर पढ़ेंगे उसकी सीमाएं क्या थी, उसका दोष क्या था, हम लोग एकदम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन 1726 तक के चीजों को आप इस तरीके से समझेंगे। एक और लाइन 1726 में लिखिए, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई विधि, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई विधि 1726 के पहले तब तक प्रभावी नहीं मानी जाती थी जब तक इंग्लैंड में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पर अपनी सहमति ना प्रदान करें या इस पर अपनी अनुमति ना प्रदान करें। ये था आपका 1726। अब हम लोग सेकेंड हेडिंग देंगे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब कंपनी जो धन का मांग किया तो उस धन के मांग पर जांच करने के लिए ब्रिटेन की सरकार दो कमेटी बनाए। एक का नाम पड़ा प्रवर समिति, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरे का नाम पड़ा गुप्त समिति। अब देखें इसके रिपोर्ट पर ही रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो लिखिए पहला लाइन,
नवंबर 1772 ईस्वी में इसको सेलेक्ट कमेटी कहिएगा, प्रवर समिति को। नवंबर 1772 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 2 समितियों का गठन किया। प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी और गुप्त समिति, सेक्रेट कमेटी। अब चूंकि यह पहला घटना है, इसीलिए हम लोग जानेंगे कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि यह एक्ट आया है। तो लिखिए, तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ थे। सेलेक्ट कमेटी जो था उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बरगायन। तो लिखिए, सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष बरगायन थे। और गुप्त समिति का अध्यक्ष कैसे पता चलेगा, उस समिति ही गुप्त था, उसको थोड़ी ही सरकार जाहिर करेगा कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो प्रवर समिति जो रिपोर्ट दिया उस पे नहीं, ये जो सेक्रेट कमेटी उस प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दिया था, उसी के आधार पर यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है संसद में पेश किया गया था। तो लिखिए, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सिफारिश के आधार पर यह एक्ट संसद में पेश किया गया। देखिए, अब जरा सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या है ये जाने तब पढ़ेंगे। अब तक क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल इंग्लैंड में नियंत्रित किया जाता था कि भाई एक गवर्नर होंगे, 24 लोग होंगे, चार्टर में उनका संविधान लिखा गया था। सारा डिसीजन गवर्नर यहां से जो है रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल का गवर्नर नहीं लेता था, उसके निर्णय को जो है वहां का डायरेक्टर लेता था। 1726 में कहा गया कि ठीक है, काम चलाओ निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन यहां का गवर्नर क्या निर्णय लेगा ये कभी नहीं कहा जाता था। ये पहली बार हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड और भारत दोनों जगह नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अभी तक भारत में क्या करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बात वहां से लिखाकर नहीं आता था। लिखिए इस चीज को, कंपनी के कार्यों को भारत एवं ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, ये पहला हुआ। दूसरा, अभी तक एक भी एक्ट नहीं आया है, चार्टर आया है। यानी कंपनी को नियंत्रित करने का पहला विधायिका का प्रयास जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, लेजिस्लेशन का, ब्रिटेन के संसद का। इसके पहले राजा जो है चार्टर के माध्यम से कंपनी को या तो नियंत्रित करता था या फैसिलिटी देता था। तो लिखिए इस चीज को, कंपनी को नियंत्रित करने का ब्रिटेन के संसद के द्वारा यह पहला प्रयास था।
तीसरा, अब जब कंपनी यहां किन किन चीजों पर प्रशासन करेगा, इसका मतलब है कि आप उसको प्रशासनिक मान्यता दे रहे हैं, और कंपनी यहां पर किन किन चीजों पर राजनीतिक काम करेगा ये भी आप वहां से लिखकर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको राजनीतिक मान्यता दे रहे हैं। तो पहली बार भारत में कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता प्रदान की गई। लिखिए, भारत में प्रथम बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता प्रदान की गई। राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता प्रदान की गई। अब देखिए, अब तक तो 3 गवर्नर हुआ करता था, भले मिस्टेक हुआ जिसको बाद में ये लोग सुधारेगा 1833 में, लेकिन गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल रखने का प्रयास जो किया गया, यानी भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना इंग्लैंड के द्वारा, ऐसा नहीं था कि अपने पास नहीं था, अपने पास तो केंद्रीय प्रशासन मौर्यों के काल में था, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। लिखिए, भारत में प्रथम बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और कंपनी को 20 वर्षों के लिए, देख लीजिए 73, 20, 93, बस इतने में कंपनी चला जाएगा फिर से सम्राट के पास की चार्टर। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे करके कहा कि अब इनके साथ दूसरे भी लोग कर सकते हैं व्यापार। इसीलिए कंपनी बार बार क्या करता था, चार्टर पारित करवाता था राजा से। लिखिए इस चीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। ये था महत्व। अब अगला हेडिंग देंगे सेकंड, इसी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, कि ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुआ उसके पहले एक कहानी जानना है। बार बार चार्टर लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिट कमाने लगा कि लोग इसमें शेयर खरीदने लगे। स्थिति इतनी खराब कही जाए कि हो गई कि 1 पाउंड का शेयर खरीद करके लोग कहता था कि हम भी कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि उस समय ये तो था ही नहीं कि शेयर खरीदने से आप उसके प्रशासन में नहीं घुस पाएंगे। तो नतीजा ये हो गया कि जो 217 भागीदार थे ना, जो कंपनी के प्रोप्राइटर हो गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। इतना ज्यादा प्रोप्राइटर हो गया कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हो गया। और वो लोग जो है डायरेक्टर्स के ऊपर दबाव डाल करके सब लोग अपना अपना जो है अपने हिसाब से कंपनी को चलाना चाहता था। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के प्रभाव को कम करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रभाव को यहां पे मजबूत किया गया। लिखिए, कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के प्रभाव को कम करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रभाव को मजबूत किया गया। सुनिएगा अब क्या हुआ। कहा कि
कमिटी अब नहीं रहेगा। अब ये 24 डायरेक्टर ही जो हैं एक साथ बैठेंगे। तो अब ये हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी भी ये अपने अपने कमेटी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन अब जब भी मीटिंग होगी तो पूरी कमेटी आके नहीं बैठेगी, क्योंकि अब 217 आदमी नहीं रहा, अब हजारों में संख्या हो गया। अब ये बैठ करके निर्णय लेंगे। जरा बताइए, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये मंत्री परिषद, ये मंत्रिमंडल, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये संसद और ये हो गया जो है मंत्री मिनिस्टर। तो ये काम किया गया। और ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हैं वो वोट दे करके इनका चुनाव करेगा और ये 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। अब जो है क्या हुआ, इनका संख्या निश्चित किया गया और इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया। लिखिए इस चीज को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिनका चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा किया जाना था। माने जो उनका शेयर होल्डर है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, इतने लोग थे न उसके अंदर कि फिर वो एक तरह का बड़ा इलेक्शन हो जाता। कहा कि जिनके पास 1000 पाउंड का शेयर होगा वही जो है डायरेक्टर के चुनाव में भाग लेगा। लिख लीजिए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के वे सदस्य जिनके पास 1000 पाउंड का भागीदार होगा या शेयर होगा, वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन करेंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्षों का निर्धारित किया गया। चार वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। देख लीजिए, तो अब आपको राज्यसभा वाला सीन दिखाई देगा। 4 साल अगर होगा तो 25% डायरेक्टर यानी 1/4 प्रति वर्ष बदलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को, 25% डायरेक्टर या 1/4 डायरेक्टर प्रति वर्ष बदल दिए जाते थे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे संभव होगा। ये देखिए, एक बार एक तरफ कहा जा रहा है कि डायरेक्टर जो चुना जाएगा उसका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, यानी 1773 के एक्ट के आधार पर मान लीजिए 74 में अगर कोई डायरेक्टर चुना गया तो उस डायरेक्टर का कार्यकाल होगा 78। तो फिर 75 में किसको चुनिएगा? आप तो कह रहे हैं कि 25% डायरेक्टर हर साल बदल दिए जाएंगे। तो अगर यहाँ 24 डायरेक्टर पहले ही साल चुन लेंगे तो वो तो अगला कोर्ट में चला जाएगा। इसीलिए पहला साल 6 डायरेक्टर ही चुने गए। यही राज्यसभा में भी हुआ था 1952 में, वो पढ़ाएंगे आगे। फिर अगला 6 डायरेक्टर यहां चुने गए, फिर अगला 6 डायरेक्टर यहां चुने गए, फिर अगला 6 डायरेक्टर यहां चुने गए। अब जो 78 में चुनाव होगा तो इस डायरेक्टर का जो है 4 साल पूरा हो जाएगा और जो आप भाषा लिखे हैं वो खत्म। अब 1779 में कहेंगे कि 1/4 बदल जाएंगे तो इनका कार्यकाल 4 साल का पूरा हो जाएगा। यही राज्यसभा में भी चुनाव का पैटर्न शुरू में अपनाए थे, वो हम वहां पढ़ाएंगे। ये था, समय एक्चुअली पूरा हो गया। अपने को YouTube पे
उस वे में नहीं आए हैं कि ये टॉपिक ही खत्म कर देना है। तो कल हम लोग अब भारत में क्या क्या जो है परिवर्तन हुआ कंपनी के प्रशासन में, और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज यथासंभव जितना मेरे पास ज्ञान था उस आधार पर आपको एक संवैधानिक विकास का एक छोटे छोटे भी चार्टर को समझाते हुए हम रेगुलेटिंग एक्ट तक आए, और रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में जो परिवर्तन हुआ वो हम लोग कल देखेंगे, और इससे आगे का चीज हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।